तो यहाँ दिया हुआ है टू पैरेलल बीम ऑफ लाइट, टू पैरेलल बीम ऑफ लाइट P and Q separated D containing radiation of wavelength that is 4000 angstrom and 5000 angstrom which are mutually coherent in each wavelength separately। तो ध्यान से देखिए, दोनों का आपको वैल्यू दे दिया हुआ है। एक का आपको दे दिया हुआ है 4000 एंगस्ट्रम यानी 10⁻⁻10 और एक का 5000 दिया हुआ है। अब दोनों जो सेपरेटेड है डी डिस्टेंस से, यानी दो बीम पैरेलल बीम है और वो रेडिएशन कंटेनिंग रेडिएशन वेवलेंथ, तो वेवलेंथ दोनों का अलग अलग है, आर म्यूचुअली कोहेरेंट इन वेवलेंथ सेपरेटली, आर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन प्रिज्म, यानी कि वो नॉर्मली उस प्रिज्म पे इंसिडेंट कर रहा। तो ये आपका प्रिज्म है और इसका सेपरेशन कितना दे दिया डी, यानी कि एक कोहेरेंट सोर्स जो है इधर से आएगा और एक कोहेरेंट सोर्स इधर से आएगा। अब दोनों के बीच सेपरेशन कितना है डी का, यानी कि ये आपका सेपरेशन है, इट्स सेपरेशन इज डी। इंसिडेंट नॉर्मली, तो इस बार वो नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ गिवन बाय दिस रिएक्शन। तो याद रखिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर रहा है और चेंज इस रेट से कर रहा है। और यहाँ पे आपको लैम्डा जो है एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, बी कुछ भी कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ बी इज सच दैट द कंडीशन फॉर टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ AC, तो ये आपका AC ABC, तो यहां ध्यान से देखिए रिफ्लेक्शन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे, रे एंड वेव ऑप्टिक्स। तो अब इसमें बहुत बेसिक जो क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका 1991 में ये क्वेश्चन पूछा है, 1991 में, और ये आपका 6 मार्क्स का, ये 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, यानी कि थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो कुछ ऐसा है कि पैरेलल बीम, यानी कि टू पैरेलल बीम ऑफ लाइट दैट इज P and Q separated at d distance containing the radiation of wavelength that is 400 यानी 4000 angstrom and 5000 angstrom, 4000 angstrom and 5000 angstrom which is mutually coherent in each wavelength separately are incident normally। अब ध्यान से देखिए, ये इस पे नॉर्मली इंसिडेंट करता है AB सरफेस पे, और यहां से आप अगर नॉर्मली ये इंसिडेंट कर रहा है तो यहां से क्या होगा, ये इस सरफेस से, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दिया हुआ, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ ऐसा है, और ये जो एनर्जी है वो रेडिएशन के थ्रू आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, कमाल का बात इसमें ये है कि म्यू जो है आपका फिक्स नहीं है। म्यू जो डिपेंड कर रहा है वो उसके वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है। इट इज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, इट्स डिपेंड ऑन द वेवलेंथ। सो अब इसमें बी, इसमें समथिंग कांस्टेंट है, वो पॉजिटिव कांस्टेंट है, सच दैट द कंडीशन फॉर total reflection, the condition of total reflection of AC is just satisfied for one wavelength and not satisfied for other। मतलब एक के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, एक के लिए नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है B is such a value condition for total reflection, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं है, रिफ्लेक्शन है, ऑफ AC सरफेस से ये क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा। रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन नहीं है। अब क्या है कि दो अलग अलग वेवलेंथ
यहां से निकलेगा, यानी कि रेडिएशन के थ्रू दो अलग अलग पैरेलल बीम है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट P एंड Q। तो P और Q के बीच में जो गैप है वो आपको D दे दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है कि ये इंसिडेंट तो नॉर्मली कर रहा है, यानी कि ये 90 डिग्री बनेगा, इंसिडेंट नॉर्मली। The prism is a function of wavelength is given by the relation that is mu lambda, और कुछ इस टाइप से वैल्यू दिया हुआ है, और लैम्डा का वैल्यू एंगस्ट्रम दिया हुआ है, b समथिंग पॉजिटिव है, और इसमें कह रहा है कि b इज सच दैट, तो b जो कांस्टेंट है वो कुछ ऐसा है, सच दैट फॉर द टोटल रिफ्लेक्शन फॉर AC surface is just satisfied for one wavelength and not satisfied for other। तो यहां से अगर पहला गया तो वो क्या करेगा, रिफ्लेक्शन करेगा, यानी यहां से वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा इसमें, और एक जो है यहां से आएगा और वो क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा, यानी इस सरफेस पे परपेंडिकुलर डाले और ये इधर निकलेगा, तो कुछ ऐसा ही होगा। तो इसमें आपको कुछ दिया हुआ है कि एक रिफ्रैक्ट कर रहा है और दूसरा रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी कि एक का एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है या ऑलमोस्ट क्रिटिकल एंगल पे है, तो जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, और ये जो है रिफ्रैक्ट कर रहा है, रिफ्रैक्ट कर रहा है। तो यहां तक बात समझ में आती है। तो पहला आपसे पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, तो ये बी कौन सा वैल्यू है जो एक के लिए रिफ्रैक्शन कर रहा है, दूसरे के लिए क्या कर रहा है, रिफ्रैक्शन कर रहा है, यानी एक जगह रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल जब होता है तभी वो क्या कहता है, रिफ्रैक्ट नहीं करके रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो ये बात हम पहले कर चुके हैं। तो होता क्या है कि जब भी इस मीडियम में जाएगा और क्रिटिकल एंगल हो जाता है, क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, सो दैट मिनिमम एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो अगर उससे ज्यादा हो, ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल इस पॉइंट पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें और यहां जो ये C है, यानी कि थीटा C, यानी क्रिटिकल अगर इसका 30 डिग्री हो, यानी 30 डिग्री से ये इस पोजीशन पे आ जाए, जस्ट ग्रेजिंग, मतलब कि वो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, और अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, यानी क्रिटिकल एंगल सपोज 30 डिग्री है और 30 डिग्री से अगर हम ज्यादा डालेंगे तो ये क्या हुआ, ये इस सरफेस में, यानी ये रिफ्रैक्शन नहीं करेगा, ये वापस से उसी मीडियम में आ जाता है। सो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन इन दिस, इसका आपको क्या दिया हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है। तो लैम्डा के अलग अलग वैल्यूज के लिए एक जगह रिफ्लेक्शन हो रहा है और एक जगह रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये डायरेक्ट बाहर निकल जाता है, यानी कि ये वापस नहीं आता है, तो ये आपका क्या है, रिफ्रैक्शन। तो यहां तक बात समझ में आती है। तो आपसे यही पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, तो बी का आप वैल्यू बताइए, इसका बी का वैल्यू हो क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, ये बी में आपको कह रहा है कि फाइंड द डेविएशन ऑफ द बीम ट्रांसमिटेड थ्रू द फेस AC। तो AC फेस से जो ट्रांसमिट करेगा, तो आपको क्या चाहिए, डेविएशन, फाइंड द डेविएशन ऑफ द बीम, यानी कि कितना से, यानी डेल्टा का वैल्यू बताइए कि कितना से ये डेविएट करेगा। तो डेल्टा का वैल्यू पूछ रहा है, ट्रांसमिटेड थ्रू द सरफेस AC से ट्रांसमिट कर रहा है, यानी कि दो रे है, एक रिफ्रैक्ट कर रहा है और दूसरा रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो वही आपसे पूछ रहा है कि डेविएशन, यानी कितना से डेविएट करेगा, यानी कि डेविएट, ये तो सिंपली जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उस पाथ से कितना डेविएट किया, तो वो आपका हो गया डेल्टा। तो ये हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। अब ध्यान से देखिए, अब आपसे कह रहा है लास्ट पॉइंट में, द कन्वर्जेंट लेंस, एक कन्वर्जेंट लेंस इज यूज्ड टू ब्रिंग दीज ट्रांसमिटेड बीम इनटू फोकस। अब इसको क्या करें, कन्वर्जेंट लेंस लिए, यानी कि वो कौन सा लेंस होना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस।
कॉन्वेक्स लेंस। तो कह रहा है कि एक कन्वर्जेंट लेंस इज यूज्ड टू ब्रिंग these transmitted beams into focus if the intensity of the transmission from the surface AC, that is a 4I and I, are respectively find the resultant intensity of focus। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि एक का इंटेंसिटी 4I है और एक का इंटेंसिटी I है, और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं, यानी कन्वेक्स लेंस को यूज करेंगे। तो कुछ ऐसा लेंस होगा और ये कन्वर्ज करके कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आएगा। तो आप यही कह रहा है कि ये कन्वर्जेंस लेंस यूज कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे लाएगा। और आपसे कह रहा है कि एक का इंटेंसिटी 4I है और एक का इंटेंसिटी समझिए I है। तो आपसे कह रहा है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी बताइए। तो कन्वर्जेंट है तो I मैक्स हो जाएगा, अगर कन्वर्जेंट है तो मैक्स हो जाएगा, यानी कि दोनों का इंटेंसिटी यानी कि √4I प्लस √I। अब इसका क्या कर लेंगे हम लोग, स्क्वायर कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो इसमें बस दिखने में ये आपको थोड़ा सा वोकाल लग रहा है, अब इसका फिगर हम बनाएंगे। बस क्वेश्चन कुछ इतना सारे को अगर हम कंक्लूड करें, लेट्स कंक्लूड दैट इज द बीम, टू पैरेलल बीम which is separated at distance d containing a radiation wavelength that is 4000 angstrom 5000 angstrom which are mutually coherent का मतलब होता है कि दो पैरेलल रे जब दो पैरेलल रे आपस में बहुत ही नजदीक हो, मतलब कि बहुत ही डिस्टेंस कम हो, तो उसी को कहते हैं हम लोग कोहेरेंट सोर्स। तो वही कह रहा है कि एक का वेवलेंथ 4000 है, एक का 5000, विच आर म्यूचुअली कोहेरेंट, यानी एक दूसरे से कोहेरेंट है, मतलब डिस्टेंस गैप जो है बहुत कम है। ये हम बात तब कर रहे हैं जब एक तो पैरेलल है, जो कि आपको पहले ही कंफर्म कर दिया, दूसरा कोहेरेंट है, यानी कि एक दूसरे के पास है। इन इच वेवलेंथ सेपरेटेड ए इंसिडेंट नॉर्मली, और ये जो है एक प्रिज्म पे इंसिडेंट हो रहा है और वो प्रिज्म पे नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो कि उसके लैम्डा पे डिपेंड करता है, और लैम्डा कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो आपसे कह रहा है कि वी फाइंड सच दैट द कंडीशन ऑफ टोटल रिफ्लेक्शन, द कंडीशन फॉर टोटल रिफ्लेक्शन एट द सरफेस AC is just satisfied that one wavelength is refract। तो यहां से b का वैल्यू निकालिए, फिर आप कितना से डेविएट कर रहा है तो डेविएशन एंगल निकालिए। लास्ट में आप ये बताइए कि जब इस कन्वर्जेंट लेंस को यूज करें और एक का फ्रीक्वेंसी 4I है, 4I इंटेंसिटी एक का I है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगा। तो दोनों कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे आएगा। सो जो वेवलेंथ यहां से इंसिडेंट करता है और नॉर्मली इंसिडेंट करता है, याद रखिए कोहेरेंट सोर्स है, नॉर्मली यानी पैरेलल है और इसके बीच का गैप आपको d दे दिया हुआ है। और ये कोहेरेंट इन द सेंस, जब हम आपको वेव ऑप्टिक्स में पढ़ाते हैं तो फेज सेम होता है, एक तो पैरेलल होता है और दूसरा कोहेरेंट का मतलब हो जाएगा सेम फेज डिफरेंस। हालांकि फेज डिफरेंस से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको तो बस b का वैल्यू निकालना है। बाकी आपका वैल्यू दे दिया हुआ है म्यू विच इज डिपेंड ऑन लैम्डा, और ये आपको दिया 1.20 प्लस b डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर। तो यहां से अगर हम इसका बात करें तो ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन, और ये आपका हो रहा है रिफ्रैक्शन। तो यहां से अगर हम बात करें तो ये आपका आ जाएगा तो
तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें देखें तो रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो अगर इसमें हम करें तो यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ अगर इसमें यूज करें तो ये आपका एयर है, तो इसमें हम यूज करेंगे μ1 इंटू sin 90 sin थीटा 1 दैट इज इक्वल टू μ2 sin थीटा 2, μ1 sin थीटा 1 दैट इज इक्वल टू μ2 sin थीटा 2। तो एयर के केस में इसका वैल्यू 1, सो 1 इंटू साइन 90, क्योंकि इसमें 90 डिग्री इंसिडेंट कर रहा है, और कितना एंगल बनाएगा तो थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है, इट इज गिवन। सो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज μ2 और साइन थीटा 2, साइन थीटा इसको थीटा ही रखते हैं, तो यहां से आपको म्यू का वैल्यू आ जाएगा यूजिंग स्नेल्स लॉ। तो ये 90 डिग्री है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, और यहाँ पे μ2 जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो इस इक्वेशन को भी फॉलो करता है। तो पहला पार्ट तो बहुत इजीली वे में आपका आ जाएगा, तो म्यू का वैल्यू वहां से आपका आ जाएगा। तो इसका अगर हम बात करें तो ये आपका आ जाएगा, ये तो बहुत इजीली वे में आ जाएगा, म्यू का वैल्यू μ2 इंटू साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 1 इंटू साइन 90, तो ये तो 1 हो जाएगा, और यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है, तो ये 1 बाय म्यू हो जाएगा। सो म्यू का वैल्यू μ2 को म्यू ही लिख लेते हैं, सो म्यू दैट इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू 1 बाय 0.8, तो ये आपका चला जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 1.25। म्यू का वैल्यू अब ध्यान से देखिए, इसमें अगर हम पुट करते हैं तो 1 म्यू विच इज फंक्शन ऑफ लैम्डा दैट इज इक्वल टू 1.02 प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर। तो इसका वैल्यू आपको दे दिया हुआ है, बस एक ही अननोन आपका बच जाएगा, और ये आपका 4000 है, यानी कि 4000 एंगस्ट्रम। बस वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो ये आपका 125 1.2 प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर। तो b यहाँ से एक ही अननोन है, तो b यहाँ से आपका आ जाएगा। तो b का वैल्यू अगर यहाँ से देखें तो 1.25 में कैंसिल हो जाएगा, तो 0.05 बचेगा, 0.05, और इधर आपका बच जाएगा दैट इज इक्वल टू बस अब इसको इजी कर लेते हैं, b बाय एंगस्ट्रम इसका दिया हुआ है, यानी कि 4000 10⁻⁻10 मीटर, और इसका स्क्वायर करना है, तो यहाँ से b का वैल्यू आपका आ जाएगा, तो यहाँ 3 0 तो 10⁻⁷, तो 0.05 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻14, क्योंकि ये आपका हो जाएगा -7, तो यह -14, तो ये आपका आ जाएगा b का वैल्यू। तो यूजुअली b का वैल्यू तो सिंपल सा, इसमें हम क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे, और b का वैल्यू आपका कुछ ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 1.6 लें इंटू 5, तो यहाँ से अगर हम बात करें 1.6 तो 2 प्लस, तो इसको अगर हम यहाँ से लिखें तो 5 इंटू 10⁻⁻2, तो 10⁻⁻2 इसके वजह से, और 1 तो यहाँ से 3, तो ये आपका हो जाएगा 17। तो ये आपका आ जाएगा b का वैल्यू, इतना मीटर आपका आ जाएगा। तो b समथिंग पॉजिटिव कांस्टेंट है। अब ध्यान से देखिए, अब आपसे पूछ रहा है कि डेविएशन एंगल बताइए, ये कितना से डेविएट करेगा। तो इंसिडेंट ये I से कर रहा है, रिफ्रैक्ट यानी कि यहाँ पे आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है, और रिफ्रैक्शन होगा तो इंसिडेंट किया है, तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना आ गया आपका। तो ये तब की बात कर रहे हैं जब इसकी है, तो अब इस बार लैम्डा का वैल्यू चेंज किया, तो आपको बताना है कि डेविएशन एंगल क्या होगा। डेविएशन एंगल यानी कि एक बार हम रिफ्लेक्शन किए, तो ये इसी
मीडियम में वापस आ गया, यानी कि इसको हम थीटा इज ग्रेटर देन थीटा सी, यानी कि इसका जो एंगल है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। और क्रिटिकल एंगल से जब ज्यादा होता है तब क्या होगा, ये उसी मीडियम में वापस आ जाएगा। यानी कि ये जाना तो इसको चाहिए था इस बाहर वाले मीडियम में, लेकिन ये इसी मीडियम में वापस आ जाता है जब इसको जो थीटा है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हम देते हैं। तो ये इस और क्रिटिकल एंगल पे ये जस्ट ग्रेजिंग वाला सिचुएशन बनाएगा, जस्ट ग्रेजिंग। तो ये जस्ट ग्रेजिंग वाला सिचुएशन रहेगा, और अगर थीटा उससे ज्यादा हो तो ये उसी में क्या होगा, रिफ्रैक्शन के बजाय रिफ्लेक्शन होता है। और इसमें हम स्नेल्स लॉ यूज किए और बी का वैल्यू यूज किए। अब एक बार इस पॉइंट को लेट्स दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q। तो ये हम स्नेल्स लॉ यूज किए एट पॉइंट P पे। अब एक बार स्नेल्स लॉ हम अगर Q पे हम पुट करें, तो यही अगर हम यूज करें स्नेल्स लॉ, तो यहाँ पे हो जाएगा। सो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि हम लेके आए हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या आ रहा है, μ1। अब ये नेक्स्ट मीडियम में जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा μ1 साइन थीटा 1 और μ2 जो कि एयर हो जाएगा, और ये साइन r हो जाएगा, साइन r। तो यहां से अगर हम बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका b का वैल्यू आपको पता है, और जब b का वैल्यू पता है तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना बहुत आसान है। अगर आपको b का वैल्यू पता है तो अब हम अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लें तो वहां से आपका क्या आ जाएगा, इंसिडेंट आ जाएगा। तो वहां से हम रिफ्रैक्ट यानी कि r का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से I का वैल्यू अगर हम लिखें तो μ1, तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा μ4 λ4 5000 एंगस्ट्रम। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1.2 प्लस b का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा 80 यानी 8 इंटू 10 टू पावर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 80 और यहाँ पे 10 टू पावर -17 करें तो ये आपका 0.8 इंटू 10 टू पावर -14। तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये आपका आ जाता है b का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 0.8 इंटू 10 टू पावर -14। तो ये हम रखेंगे बाय लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा यहाँ पे आपका क्या है 5000 एंगस्ट्रम यानी 10 टू पावर -10 का स्क्वायर। तो यहाँ से म्यू का वैल्यू आपका आ जाएगा, और म्यू का वैल्यू आ जाएगा तो साइन आई और साइन आर में रिलेशन आ जाएगा, तभी हम निकाल पाएंगे डेविएशन एंगल। तो यहाँ से आपका अगर आए तो वैल्यू आपका आ जाएगा 1.2 प्लस 0.8 इंटू 10 टू पावर -14, और ये आपका आ जाएगा 25 इंटू 10 टू पावर -14। तो -14 से -14 कैंसिल, सो 1.2 दैट इज इक्वल टू 0.8 यानी 8 डिवाइडेड बाय 250। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, इसको अगर थोड़ा सा इजी कर लें तो ये 4 टाइम्स में, नीचे भी 4 टाइम्स में, तो ये आपका आ जाएगा 0.2 प्लस 32 और नीचे आपका हो जाएगा 1000 यानी कि 0.3। तो ये ऑफ कोर्स आपका आ जाएगा 1.52। तो इसको 1.5 समझ सकते हैं। तो म्यू का वैल्यू आपका क्या आ गया यहाँ पे, इसके केस में म्यू का वैल्यू 1.5 आ गया। 5 तो 5 ले लीजिए, और यहां से हम यूजिंग स्नेल्स लॉ, यानी कि अब हम फिर यूज करेंगे यूजिंग स्नेल्स लॉ एट द पॉइंट Q, एट द पॉइंट दैट इज Q पॉइंट पे अगर हम स्नेल्स लॉ यूज करते हैं, सो μ1 sin थीटा 1 दैट इज इक्वल टू, तो इसका एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, सो μ1 का वैल्यू आपको पता है
अब साइन थीटा 1 यानी कि साइन थीटा यहाँ पे आई ले लीजिए, तो यहां से आई हो जाएगा और यहां से आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो आई और आर में रिलेशन आपको मिल जाएगा, यानी कि इंसिडेंट रे यानी कि ये एंगल और ये एंगल के बीच में हमारा रिलेशन आ जाएगा। और अगर हमको चाहिए तो दोनों का, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, स्नेल्स लॉ यूज करेंगे तो म्यू हम निकाल लिए, साइन थीटा आई और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 साइन आर, तो साइन आई बाय साइन आर, तो 1 बाई म्यू। अब म्यू का वैल्यू आपका आ गया 1.5, तो 1.5, तो ये आपका हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर, दैट इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, एक चीज आपको गिवन होगा और एक चीज अगर गिवन होगा तो फिर हम दूसरा निकाल लेंगे। तो यहां से साइन आई और साइन आर के बीच में, लेकिन आपसे ना साइन आई पूछा है ना साइन आर पूछा, आपसे पूछा है डेविएशन एंगल। और डेविएशन एंगल क्या होगा, डेविएशन एंगल होगा तो इंसिडेंट ये आई से कर रहा है और ये आफ्टर रिफ्रैक्शन ये आर हो रहा है। और अगर देखें तो डेविएशन एंगल यहाँ से अगर हम देखें तो ये एंगल आई, इसको हम आगे एक्सटेंड अगर करते हैं, इसी को आगे एक्सटेंड किए हैं और जो ये एंगल बन रहा है इसके साथ, ये एंगल एक तो लाइट रे है और दूसरा ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है। तो यहां से अगर हम देखें डेविएशन एंगल, तो डेविएशन एंगल कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यानी कि आप ध्यान से अब इसमें हम पुट करें तो थीटा का वैल्यू जो कि आपको दिया हुआ है, साइन थीटा का वैल्यू वो आपको 0.8 दिया हुआ है, यानी कि इंसिडेंट जो कर रहा है वो एंगल आपको दे दिया हुआ है। तो आई यानी कि साइन आई का वैल्यू आप ऐसा समझिए, आई दैट इज इक्वल टू साइन थीटा एंड साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 0.8। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालें तो साइन आर का वैल्यू आपका आ जाएगा, सो साइन आर दैट इज इक्वल टू, साइन आर अगर इधर गया तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन आई का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू 3/2, ये आपका आ जाएगा 0.8 इंटू 1.5। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालें तो ये आपका आ जाएगा साइन के, तो 3/2 यानी 1.5, तो इससे अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको अगर करें तो 1/8/10, ये आपका आ जाएगा 3/2। इसको कैंसिलाइज अगर हम करें तो आपका आ जाएगा ये 4 टाइम्स में, तो ये आपका आ जाएगा तकरीबन, इसका आ जाएगा आपका वैल्यू आपका आएगा 0.03, तो जिसके वजह से ये आपका आ जाएगा 1.232, तो ये 1.5 नहीं आएगा, 1.232, तो ये आपका आ जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, ये 1.5 नहीं रखेंगे, तो ये 1.2 ही रखेंगे। तो यहां से आपका आ जाएगा साइन आर, ये ऑलमोस्ट आपका आ जाएगा थीटा दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री के आसपास आ जाएगा, यानी कि 1 के करीब करीब पास है, यानी कि 90 के पास ही आएगा। सो इसका अगर वैल्यू देखें तो 1.2 है और ये आपका है 0.8, तो ये करीब करीब आपका आ जाता है 0.98। तो इसका वैल्यू साइन आर दैट इज इक्वल टू 0.98, तो ये करीब करीब आर जो होगा 80 के आसपास आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, लेकिन आपसे आर नहीं पूछा है, आपसे ना इंसिडेंट एंगल पूछा है ना रिफ्रैक्शन एंगल, आपसे पूछा है ये डेल्टा यानी कि डेविएशन एंगल। सो आपको निकालना है इसका डेविएशन एंगल। तो डेविएशन एंगल कैसे निकलेगा, तो ध्यान से देखिए, ये अगर आई है यानी कि आई जो है नॉर्मल और इसके बीच का एंगल है, तो इसको अगर आगे एक्सटेंड किए तो, और ये आपका नॉर्मल है, तो नॉर्मल और इसके बीच में ये भी तो आई होगा। और अगर आपको चाहिए डेविएशन एंगल,
तो डेविएशन एंगल अगर आपको चाहिए तो डेविएशन एंगल आपको क्लियरली इस फिगर में दिख रहा है कि कितना से डेविएट हो रहा। ये जाना चाहिए था इसको इधर, यानी कि ये सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये डेविएट करके यहां पहुंचा। तो ये जो है ये एंगल, यानी कि इतना से ये डेविएट किया है, जाना इसको सीधे चल जाना चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट इट बेंड away from normal when we are move from the denser to rarer medium। denser ये आपका denser medium है, ये आपका rarer medium है। so when move from the denser medium to rarer medium it is away from normal with the angle that is R, यानी कि रिफ्रैक्शन एंगल। तो ये रिफ्रैक्शन एंगल इंसिडेंट ये I से हो रहा है और ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है R। अब इसको जाना चाहिए था एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड दिस पे, लेकिन ये कितना से ये डिफ्लेक्ट हुआ, तो डिफ्लेक्ट हुआ जाना चाहिए सीधे और गया इधर, तो ये इतना से डिफ्लेक्ट हुआ। सो डेविएशन एंगल आपको क्लियरली दिख रहा है। टोटल जो है वो R है, R माइनस I। अगर ये घटा दें, यानी कि इस टोटल एंगल में अगर ये इतना छोटा एंगल अगर घटा दे तो यही डेविएशन एंगल बच जाएगा। अब ध्यान से देखिए हुआ क्या कि ये ऐसे गया और ये सीधे निकल जा सकता था, लेकिन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इज अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से और दूर चला गया। तो नॉर्मल से कितना दूर चला गया, तो वो R यानी कि साइन R। तो ध्यान से देखिए ये आपका आया है थीटा, यानी R का वैल्यू आपका यहां से आ रहा है 80 डिग्री, और साइन आई यानी कि थीटा का वैल्यू आपको यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू आपको कितना दे दिया हुआ था 0.8। तो वो करीब करीब होगा, सपोज दैट ये साइन थीटा का वैल्यू है, यानी साइन आई का वैल्यू दैट इज इक्वल टू 0.8 और ये है आपका 98। तो ये करीब करीब अगर 8 है तो साइन 60 ये 60 होगा इसका, यानी आसान। तो इंसिडेंट किया 60 से, और ये यानी कि 20 डिग्री जो आपका आ रहा होगा वही तो आपका आ रहा होगा, यानी कि इधर से जो एंगल है, यानी नॉर्मल के साथ पहले एंगल उसका कितना था ऑलमोस्ट 60 डिग्री। कितना होता है √3/2, सो 0.5 इंटू 1.7, तो ये करीब आ जाएगा, तो ये करीब करीब आ जाएगा 85.85। हाँ, तो ये करीब करीब 60 डिग्री के आसपास आ रहा है। सो दिस इज अबाउट 60 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है और ये जो एंगल है वो 80 डिग्री है। आप ऐसा सोचिए कि ये इधर से गया नॉर्मल के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाया था, यानी कि ये एंगल आपको कितना दे दिया हुआ है 60 डिग्री, और ये एंगल जो कि हम निकालें वो कितना आ गया 80 डिग्री, यानी 98 मतलब ऑफ कोर्स दैट इज 80 डिग्री। तो ये नॉर्मल से अवे फ्रॉम नॉर्मल गया, यानी डेंसर मीडियम से जब ये रेरर मीडियम में गया, सो इट इज अवे फ्रॉम नॉर्मल विथ 20 डिग्री, और यही तो 20 डिग्री है वही डेविएशन एंगल है। दिस इज डेविएशन एंगल, यानी कितना से डेविएट किया, यानी कि गया 60 से था और हो गया डेविएट, तो ये आपका हो गया यानी कि R माइनस आई। सो दिस इज योर डेविएशन एंगल, यानी कितना से डेविएट किया। तो सिंपल सा बात है, इसका वैल्यू 80 था, ये आपका 60 है, सो इट्स जस्ट 20 अप्रोक्स 20। तो ये आपका आ गया। अब लास्ट वाले में आपसे पूछा है कि इन दोनों को अगर हम कन्वर्ज करें, यानी कि ये कन्वर्ज करें और किसी एक पॉइंट पे इसका इंटेंसिटी आपको 4i दिया हुआ है और इसका इंटेंसिटी आपको i दिया हुआ है, तो इसका इंटेंसिटी आपको 4i दिया हुआ है और इसका इंटेंसिटी आपको i दिया हुआ है, और ये दोनों अगर कन्वर्ज करता है ड्यू टू कन्वर्जेंट लेंस, विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जेंट लेंस दैट इज अ कन्वेक्स लेंस। इसको अगर हम यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस यूज करें, यानी कन्वर्जेंट लेंस यूजिंग कन्वर्जेंट लेंस या कॉन्वेक्स लेंस और इसको कन्वर्ज करें, तो क्या उसका
फाइनल यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी आई मैक्स क्या होगा, वो आपसे पूछा कि आप उसका मैक्सिमम इंटेंसिटी कन्वर्ज करेगा तो लाइट, तो ध्यान से देखिए, दो पैरेलल रे अगर इंसिडेंट किया है तो ये बाहर भी कुछ, ये अगर इधर से निकलेगा तो ये भी कुछ ऐसे ही निकलेगा, और दोनों वापस में, दोनों के बीच का फिर गैप क्या हो जाएगा, डी ही हो जाएगा। तो इस बात को समझिए कि इसके बीच का गैप फिर वापस से क्या हो जाना चाहिए, डी ही हो जाना चाहिए। तो ये अगर यहां से गया और यहाँ पे इंसिडेंट किया और ये इधर निकला, और ये 20 डिग्री से डेविएशन के बाद ये जो एंगल बना रहा है ये आर बना रहा है, तो ये क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ये आपका इधर जाएगा, और इन दोनों को अगर कन्वर्ज करते हैं तो ये कुछ ऐसा जाएगा, और दोनों के बीच का गैप फिर वापस से जो पहले डी था फिर वही डी आएगा। तो कहा जा रहा है कि इसको अगर हम कन्वर्ज करते हैं तो क्या इंटेंसिटी होगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बोला है कोहेरेंट सोर्स से, मतलब फेज डिफरेंस सेम है, फेज डिफरेंस सेम है। और अगर फेज डिफरेंस सेम है तो क्या पाथ डिफरेंस भी सेम होगा, नहीं, एक जो है डायरेक्ट इधर चला जाएगा और एक है, तो अगर इस पॉइंट का अगर हम नेमिंग दे दें तो ये पॉइंट अगर P है और इस पॉइंट को लेट्स दिस पॉइंट इज Q, तो अगर हम इस पॉइंट को P नाम दिए तो इस पॉइंट को Q और इसको M दें, तो लाइट जो है एक तो ऐसे आएगा और उसके बाद फिर ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा और वापस से पहले जो डी गैप था वो लास्ट में फिर डी गैप होगा। एक तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन यानी इंसिडेंट इसमें जो कर रहा है इंसिडेंट एंगल ये थीटा है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन दोनों के बीच का गैप वापस से क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। तो कोहेरेंट है तो फेज डिफरेंस तो सेम होगा। क्या पाथ डिफरेंस भी सेम होगा? अगर पाथ डिफरेंस की बात करें तो इतना ज्यादा पाथ डिफरेंस ये कवर कर रहा है। ये डिस्टेंस, ये जो लाइट है ये डायरेक्ट यहां से आया, इन किया और इधर से निकल गया, लाइक दैट, दिस पे। तो कोहेरेंट है तो फेज डिफरेंस तो सेम होगा। अब हम देखते हैं क्या पाथ डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि हमको क्या कहा गया है कि इसका इंटेंसिटी ये है, इसका इंटेंसिटी ये है, और पाथ डिफरेंस अगर सेम आ गया तो क्या होगा, तो हम लास्ट में इसको आई मैक्स यानी कि दोनों एक ही जगह पे मिलेगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम बनाएंगे। और अगर पाथ डिफरेंस का थोड़ा सा और ऊपर नीचे तो ये हम देखेंगे, क्योंकि हमको इंटेंसिटी मैक्सिमम चाहिए, और मैक्सिमम इंटेंसिटी में तो हम बात करें तो एक तो डायरेक्ट है और एक हम देखेंगे कि पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस में अगर देखेंगे तो m इंटू क्यू ये ज्यादा पाथ को कवर करेगा, तो ये इतना ज्यादा पाथ कवर कर रहा है। तो अगर हम एम क्यू का वैल्यू निकालना चाहें इस ट्रायंगल में कि एम क्यू का वैल्यू क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, ये अगर थीटा है और ये 90 है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये अगर थीटा है और इस पे परपेंडिकुलर है तो ये 90 माइनस थीटा, और ये अगर 90 माइनस थीटा है और ये आपका 90 है, तो अगर हम इसको देखें तो ये आपका वापस से थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। तो इसका वैल्यू अगर निकालें तो यहां से पाथ डिफरेंस भी जीरो आ जाता है। कोहेरेंट सोर्स है तो फेज डिफरेंस तो जीरो होगा ही। तो इसमें अगर हम देखेंगे कि दोनों को अगर कन्वर्ज एक पॉइंट पे हम करें तो उसका फाइनल यानी आई मैक्स आपसे पूछा है कि उसका मैक्सिमम इंटेंसिटी बताइए, आई मैक्स। सो आई मैक्स दैट इज इक्वल टू, याद रखिएगा, रूट ओवर 4i प्लस रूट ओवर i, और इसका क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। सो दिस इज मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2i वैल्यू, और इसमें रूट आ जाएगा 2i, और यहाँ पे सिर्फ रूट i, तो दोनों को अगर ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 रूट i। अब इसका स्क्वायर अगर करते हैं तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 9i आ जाएगा। तो इसका आई मैक्स का वैल्यू यानी कि आई मैक्स का वैल्यू यहां से आपका आ जाएगा 9i। तो इट्स इंटेंसिटी इज 9 टाइम्स
9 टाइम्स ऑफ आई। सो दिस इज योर क्वेश्चन। तो यहां से अगर हम बात करें क्या कोहेरेंट सोर्स है, फेज डिफरेंस सेम होगा, तो इसका अगर हम देखेंगे तो पार्ट डिफरेंस, तो इसको भी तो ज्यादा, इसमें ध्यान से देखिए, एक M और Q ये ज्यादा कवर कर रहा है, तो अगर हम इसमें करें तो ये इसमें जब पैरेलल जब तक आएगा तो ये भी तो वही हो जाएगा। इस पॉइंट को अगर लेट्स दिस पॉइंट इज S, तो PS इधर ये PS डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहा है। तो अगर ऐसा बात करें तो सिंपल सा बात है कि ये भी इतना ज्यादा कर रहा है, ये भी इतना ज्यादा कर रहा है, क्या दोनों सेम है? तो इसमें क्या आ जाता है, पाथ डिफरेंस एज वेल एज फेज डिफरेंस विल बी सेम, विल बी जीरो। तो इसमें पाथ डिफरेंस भी जीरो आ रहा है, क्योंकि ध्यान से देखिए जब दोनों पैरेलल इस जगह पे आएगा तो इसके बाद तो फिर ये दोनों आपस में पैरेलल ही निकल जाएगा। तो इसका वैल्यू अगर हम निकालें तो ये आपका थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, और यहाँ से इस ट्रेंगल से अगर बात करें तो इसका MB का वैल्यू आपको चाहिए, तो ये वैल्यू निकालना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हम करेंगे 90 डिग्री, तो वापस से इसमें अगर हम देखेंगे तो ये आपका जाएगा साइन थीटा का वैल्यू ले लीजिए। तो साइन थीटा का वैल्यू हमको यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, तो कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा एग्जैक्टली इस ट्रेंगल में। अगर ये थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है तो वापस से फिर ये थीटा हो जाएगा। तो इस टाइप से हम निकालेंगे तो फेज डिफरेंस सेम था और पार्ट डिफरेंस क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि लास्ट में क्या है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाता है, यानी कि आफ्टर रिफ्रैक्शन it's parallel to each other with the gap which is appears before the refraction, that is D. So hence their part difference is zero, phase difference is zero, then that's why it's root 4i plus I का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से 9i आ जाएगा। So this is your problem which is asked in the JEE 1990।